नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारा देश विविधता में एकता की एक मिसाल है। जी हां, यही वो सोच है, यही वो विचार है जो विश्व भर में हमारे देश को एक अलग पहचान दिलवाती है। जी हां, बता दें आपको कि ये एक ऐसा शब्द है जो हमें आगे बढ़ने में सहायक बनता है। अगर हम कृषि की ही बात कर लें तो इसमें भी विविधीकरण हमारे किसानों को मालामाल बना रही है। जी हां, हमारे किसान विविधीकरण अपना रहे हैं और खास तौर पर अगर हम बात करते हैं उन किसानों की जिनके पास भूमि की कमी है। जी हां, छोटी जोत वाले जो हमारे किसान हैं उनके लिए तो फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। तो फसल विविधीकरण क्या है, कैसे बढ़ाई जा सकती है इससे अपनी आय, कैसे इसे अपनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है अपने लिए लाभकारी, आज के हमारे विचार विमर्श में इसी पर चर्चा होगी। बता दें आज के कार्यक्रम का विषय यही है, फसल विविधीकरण से बढ़ाए आय। और हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ जिनसे हम करेंगे विचार विमर्श। आइए सबसे पहले परिचय करवाते हैं उनका। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर BS तोमर, बता दें अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और साथ ही साथ डॉक्टर SS राठौड़ हमारे साथ उपस्थित हैं, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा में। और साथ ही उपस्थित हैं डॉक्टर महेश चंद मीना जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं यहाँ पर कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फसल विविधीकरण के बारे में, समझेंगे इसकी बारीकियों को, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में तेजी से घटती जोत चिंता का सबब बनती जा रही है। कृषि पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाले किसान अब खेती के साथ साथ अन्य व्यवसायों का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में ना तो वो पूरी तरह से खेती पर ध्यान दे पाते हैं, ना व्यवसाय पर। मसलन परिणाम दुखद मिलते हैं। इस समस्या के समाधान में आजकल किसान एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलों की सहफसली खेती लगा रहे हैं, जैसे धान के साथ अरहर, उड़द, कुल्थी, तोरिया, मूंग, मक्का, मडुआ, ज्वार। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में इसे पुराने समय से अपनाया जा रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसे शुरू कर दिया गया है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत मिट्टी प्रबंधन को अपनाते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, पशुपालन को साथ साथ अपनाकर क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। इस तकनीक से एक फसल खत्म होने तक दूसरी फसल तैयार हो जाती है और मुनाफा मिलता रहता है। इसके और भी कई सारे लाभ हैं, जिस वजह से ज्यादातर किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक खेत में कद्दू और खीरा लगाया है तो किसान इन बेल वाली सब्जियों को मचान पर चढ़ा देगा, वहीं नीचे जड़ वाली सब्जी, मूली, चुकंदर, अदरक की बुआई कर सकता है। इसके अलावा गन्ना फसल के साथ बीज के बचे स्थान का उपयोग करते हुए आलू, मटर, मसूर जैसी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन फसलों की गन्ने की फसल से कोई प्रतिस्पर्धा न होने के कारण गन्ने के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही सिंचाई के लिए एकत्रित पानी के स्रोत में मछली व बत्तख पालन कर सकता है। साथ ही खेत के बीच बीच में मधुमक्खी के बक्से रखकर शहद का उत्पादन ले सकता है। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे खेत के हर कोने का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि शुरुआती समय में इस सिस्टम को तैयार करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र या संस्थानों के विशेषज्ञों की सहायता लेकर इसे सुचारू रूप से शुरू किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय के तहत लगाए जाने वाले मेलों व प्रदर्शनी के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है। किसान चाहे तो प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, जिसमें हर पहलू पर जानकारी दी जाती है। कुल मिलाकर इस तकनीक से उतनी ही जमीन में उतने ही समय में किसान की आय कई गुना की जा सकती है। तो अभी हम सभी ने एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाली। आइए इसी के साथ हमारे विचार विमर्श की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं डॉक्टर BS तोमर जी का। डॉक्टर तोमर, जब हम बात करते हैं फसल विविधीकरण की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे इससे आय बढ़ाई जाए, लेकिन चाहेंगे आपसे कि हमारे सभी दर्शकों को आप समझाएं कि फसल विविधीकरण से है समझा क्या जाए, है क्या ये? देखिए अदिति जी, जैसे आपने कहा कि फसल विविधीकरण के माध्यम से हम किस प्रकार से किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, उसमें हम कुछ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे पंजाब, हरियाणा
दो राज्यों का मैं पहले जिक्र करूंगा जहां पे गेहूं और धान एक प्रमुख फसल चक्र अपनाते हैं किसान भाई। सर्दी के मौसम में अधिकतर किसान जो है गेहूं की खेती करते हैं और सर्दी के बारिश के मौसम में धान की खेती करते हैं जी। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रफल में गन्ने की खेती होती है। ये एक विशेष उदाहरण मैं रख रहा हूं अपने किसानों के सामने। तो हमारे किसान भाई पिछले अनेकों साल से इसी फसल चक्र को, इसी पद्धति को, इसी क्रम को अपना रहे हैं। अब इस फसल पद्धति को अपनाते हुए हमारे इन क्षेत्रों में भूजल की समस्या पैदा हो गई जी। पानी का स्तर नीचे गिर रहा है और मृदा का जो पोषण का लेवल है वो भी कम हुआ है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में उत्पादकता लगभग स्थिर होने की तरफ जा रही है, बहुत तेजी से उसमें बड़ा वृद्धि करना संभव नहीं है। तो ऐसे में फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों को एक तो हम विकल्प के रूप में जो गेहूं धान के और गन्ने के अलावा विकल्प प्रस्तुत करें कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये दिल्ली के बहुत निकट रूप से स्थित हैं और यहाँ से अपने उत्पादों को हम कम से कम समय में मैं कहूँ कि 10 से 12 घंटे के अंदर हमारे किसान भाई पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग से वो अपने उत्पादक को लेकर के मंडी में बिक्री के लिए ला सकते हैं। और जिस प्रकार से शहरों में आबादी का प्लान हो रहा है, शहरों का आकार बढ़ रहा है, ऐसे में विभिन्न प्रकार के फलों की, सब्जियों की, फूलों की, मसालों की, दूध की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे में गेहूं धान को भी हमें पैदा करना है, गन्ने को भी पैदा करना है, लेकिन कुछ क्षेत्रफल में हमें फसलों का बदलाव लाना है जिससे हमारी किसान की बदलाव लाने से उसकी आमदनी में वृद्धि होगी और इससे मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, वातावरण को बेहतर रखने में और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर रोजगार देने के अवसर प्राप्त होंगे विविधीकरण से। देखिए कितने सारे लाभ हो जाते हैं जब हम फसल विविधीकरण को अपनाते हैं। केवल एक ही फसल पर अपना जो हम कहें कि केंद्रित क्यों रहे, आश्रित क्यों रहे, हमें यहाँ पर अनेकों विकल्प हमारे सामने उपस्थित हैं, हमें उन्हें अपनाना है। ऐसे में मैं डॉक्टर राठौर का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर राठौर, डॉक्टर तोमर ने बहुत ही स्पष्टता से समझाया कि किस तरह के लाभ हो सकते हैं हमारे किसानों को, हमारे खेत की मिट्टी को भी काफी लाभ हो सकता है। ऐसे में क्या हम कह सकते हैं जो कीट मकोड़ों की समस्या आती है, तमाम तरह की बीमारियों की समस्या आती है, फसल विविधीकरण से उसमें भी कमी हो सकती है? जी आपने बहुत सही कहा। आज अगर आप देखेंगे तो करीब 110 लाख हेक्टेयर में हम धान और गेहूं फसल प्रणाली को अपनाते हैं और एक ही तरह की क्रॉप को, एक ही तरह की फसल को जो एक ही परिवार की रहती हैं, जिनको बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाते हैं, तो कई प्रकार के जैविक और अजैविक तनाव जिसमें कीड़े मकोड़े, इसके अलावा जैसे कई बार लास्ट ईयर की हम बात करें तो गेहूं में भी हमने देखा था कि गेहूं जो पकने की अवस्था पे था तो टर्मिनल हीट का समस्या आई थी, पकने की अवस्था पे टेम्परेचर बढ़ गया था। तो मौसम में होने वाले इस तरह के जो अनप्रेडिक्टेबल, जो कि जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, उनसे काफी नुकसान हो जाता है हमारी फसलों में जी। इन सारी परिस्थितियों में अगर हम एक सुनियोजित फसल विविधीकरण प्लान को करते हैं तो निश्चित रूप से इससे न केवल जो जोखिम है खेती में वो कम होगा, जोखिम से मतलब हमारा है ऐसे कोई आपदा आ जाती है तो हमारी एक ही फसल को, एक ही किस्म को बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाते हैं तो नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसमें अगर हम फसल विविधीकरण करते हैं जिसमें कि हम दलहनी, तिलहनी, सब्जी वाली फसलें, इसके साथ साथ में जो बागवानी वाली फसलें हैं जैसे कि फलदार वृक्ष हैं, उनके साथ में हम जो है अपनी जो फसल सीजनल क्रॉप्स लगाते हैं और उनको खेती करते हैं तो निश्चित रूप से जोखिम खेती में कम होगा। और जोखिम के साथ साथ में ये भी देखा गया है कई सारे क्षेत्र में, खास करके हम बात करें जैसे इस उत्तर भारत में, जहाँ जैसे डॉक्टर तोमर ने भी बात की, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर धान और गेहूँ की प्रमुख फसल प्रणाली है, वहाँ पर जिन किसान भाइयों ने छोटी जोत के होने के बावजूद भी उन्होंने अगर फसल विविधीकरण को अपनाया है
तो उनका मुनाफा भी खेती में अच्छा हुआ है, लागत भी कम हुई है और साथ साथ में इसमें रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तरीके के हम यहाँ कह सकते हैं कि फायदे ही नजर आ रहे हैं जो भी किसान फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं। एक और फायदा है कि मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर मीना, आपकी राय लेना चाहेंगे इस संदर्भ में, मिट्टी की सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है विविधीकरण का? अभी जैसा कि बताया आपको कि हम जो फसलों का विविधीकरण में अलग अलग तरह की जो फसलों का चयन करते हैं जी, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है, जो हमने अभी तक देखा, जो हमारा एक तरह की जो फसल प्रणाली है, उससे क्या होता है कि जो उनका जो मूल जो उनका रूट का जो सिस्टम है, जड़ का जो सिस्टम है, वो एक ही जगह से पोषक तत्व लेता रहता है। और जब हम विविधीकरण में जाएंगे तो अलग अलग सतह से मिट्टियों का से पोषक तत्व लेगा, जिससे एक जगह से उनका बहुत ज्यादा पोषक तत्वों का विघटन नहीं होगा और कम भी होगा। इसके साथ साथ जैसे हम अलग अलग तरह की, जैसे हम लेग्यूम जो पल्सेज हैं, ऐसी फसलों का जब चयन करते हैं तो मिट्टियों में वो हमारा जो वातावरण में उपस्थित जो नत्रजन है, नाइट्रोजन है, उसका भी स्थिरीकरण वो करते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, तो आने वाली फसलों के लिए वो भी फायदा करती है। साथ के साथ हमारे क्या है कि जैसे मिट्टियों में धीरे धीरे अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जो एक ही तरह की फसल प्रणाली लेते हैं, एक ही तरह का हमारा जल प्रबंधन करते हैं, तो इनमें भी उनसे फायदा होता है। कभी कभी जैसे हम अधिक पोषक तत्व वाली फसलों का चयन करने के बाद यदि कम पोषक तत्व वाली मतलब फसल का चयन करते हैं तो उससे भी हम बहुत सारा अपना जो इनपुट की जो लागत है उसको हम बचा सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य है उसको मतलब बनाए ही नहीं रख सकते, हम और अच्छा बना सकते हैं, उसमें और बेहतरी की जा सकती है अगर हम अलग अलग फसलों को एक ही मिट्टी में लगाते हैं। देखिए बार बार एक ही फसल को लेने से काफी तरह के नुकसान भी हो जाते हैं, बढ़वार में भी कमी आती है, गुणवत्ता में कमी आती है, मिट्टी की सेहत पर तो असर पड़ता ही है, कीट मकोड़े भी पनपते हैं। ऐसे में फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये अक्सर हमने देखा है कि लोग अपनाए हुए हैं, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी डॉक्टर तोमर इसका जो चलन है काफी हम देख रहे हैं और हमारे किसान इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगर हमारे किसान अपनाना चाहते हैं मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा, तो इसके बारे में जानकारी कहां से ले सकते हैं? देखिए, विविधीकरण के लिए मैं 2-3 बातें प्रमुख रूप से यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले तो हमारे किसान को ये मन बनाना है कि हमें इन परंपरागत फसल पद्धति से अपनी खेती में बदलाव लाना है और उस बदलाव लाने के साथ साथ हमको क्या फायदे होंगे। फायदे ये होंगे कि एक तो किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, उसको एक साल में 3 से 4 फसल अपने खेत में ले सकता है। जब बात आती है कि हमारे देश में जो किसान हैं 85% किसान छोटे या मझोले आकार की जोत वाले किसान हैं, तो इतनी बड़ी संख्या के छोटे और मझोली जोत के आकार के किसानों को निरंतर आमदनी पैसा मिले, वो किसी साहूकार के पास कर्ज के लिए न जाए, बैंकों के पास कर्ज के लिए न जाए। उसके लिए ये बागवानी फसलों को, विशेष करके जो सब्जी फसलें हैं या फूल वाली फसलें जो कम समय में तैयार होती हैं और हम एक साल में 4 से 5 या अधिकतम हम कई बार 6 फसलों तक भी ले सकते हैं, या उसके अंदर अंतर फसली ले सकते हैं, सह फसली ले सकते हैं। सब्जी फसलों के माध्यम से हम विविधीकरण को ला सकते हैं, किसान की आमदनी बढ़ेगी और उसको निरंतर उपलब्धता होगी पैसे की, काम का भी सृजन होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। जो आज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर काम के अभाव में शहरों की तरफ जाते हैं और शहरों में आकर के वो शहरों की अपनी समस्याएं तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने स्वास्थ्य अपने साथ कंप्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ के साथ रहन सहन के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है, पूरा विश्वास है कि अगर हम बागवानी फसलों में सब्जी फसलों को अपनाएं, जिससे हम अधिक फसलें ले सकते हैं, ज्यादा काम के अवसर पैदा कर सकते हैं, आमदनी होगी, किसान को निरंतर पैसा उसके हाथ में रहेगा, उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होगी। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमारा देश कुपोषण मुक्त हो, उस दिशा में भी ये एक बड़ा सहयोग हो सकता है हमारे छोटे मझोले किसान कि जब वो अपने खेतों में बागवानी फसलों में सब्जी फसलों को पैदा करेंगे तो उनके परिवार के लोगों को स्वच्छ
और ताजी सब्जी खाने के लिए उपलब्ध होगी, तो उनकी जो दैनिक मांग है सब्जियों की, जिसके माध्यम से पोषण या हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, उनकी आपूर्ति भी संभव होगी। जब हमारे खेत में पैदा होने वाली चीज है वो निश्चित रूप से उसके घर में भी इस्तेमाल होगी और आस पड़ोस के लोगों को भी सहयोग मिलेगा, और इवन मैं तो ये मानता हूं कि रिश्तेदारों तक भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बड़े पैमाने पर अगर हम विविधीकरण अपनाते हैं, इन परंपरागत फसल पद्धति को थोड़ा बदलाव ला करके, तो इससे हमारे किसानों की जरूरत बढ़ेगी। बहुत सारे हम फायदे लगातार जान रहे हैं। डॉक्टर राठौड़, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आप तीनों ही बता रहे हैं कि फसल विविधीकरण को अगर अपना लिया जाता है तो अनेक फायदे हमारे किसानों को हो सकते हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, रोजगार सृजन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हमारे देश की अगर हम बात करें तो जलवायु में ही विविधता है, तो ऐसे में ये कितना कारगर है हर क्षेत्र के लिए? आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। जो देश में जो विविधता है हमारे यहाँ, जलवायु में, मिट्टी में, मौसम में, और आप देखेंगे खान पान में, ये नए नए अवसर देती है विविधीकरण को सक्सेसफुल होने के लिए जी। क्योंकि हमारे देश में अगर देखेंगे बहुत बड़ा हमारे पास एक मार्केट भी है, करीब 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो हमारी डोमेस्टिक जो है अपनी घरेलू मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये देखें अपने देश की परिस्थितियों को, तो ये हम पाएंगे कि फसल विविधीकरण के लिए बहुत ही उपयुक्त जो है कंडीशन है और ये दशा है अपने देश में। अगर आप बात करें उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, हर जगह आप देखेंगे अलग अलग तरह की आपकी जलवायु है, मिट्टी की दशा और मिट्टी की जो क्वालिटी वो भी अलग तरह की है। तो इस तरह की विविधता वाली एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में हम सभी प्रकार की फसलों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के समय में, जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे अग्रिम अनुमान के हिसाब से इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है खाद्यान्नों का, 324 मिलियन टन के आसपास बताया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से धान और गेहूं हमारे पास है, और हम इसमें अब बहुत ही ज्यादा सरप्लस हो चुके हैं। तो अब समय आ गया है, जैसे कुछ फसलें हैं, जैसे कि हम बात करें तिलहनी फसलें, जिनमें हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको कैसे भी करके क्षेत्रफल को बढ़ा करके या दूसरी तकनीकी के माध्यम से तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। तो फसल विविधीकरण के माध्यम से न केवल हम देश को उन कमोडिटीज में, उन जिन्सों में, उन उत्पाद में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम किसानों की आय, जो ज्यादातर किसान अपने देश में हम सभी जानते हैं छोटे और मझोले किस्म के किसान हैं, 85-86% किसान जो है अपने देश में 86% तक वो छोटे और मझोले हैं। तो इस प्रकार की फसलों का समावेश किया जाए। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये साल बड़ा स्पेशल साल है, क्योंकि इस साल हम जो है मिलेट ईयर मना रहे हैं, मोटे अनाज वाला जो है ये वर्ष है। तो इन मोटे अनाज हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। और आप देखेंगे सरकार का बहुत बड़ा जो स्कीम्स है इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो इन फसलों को भी उन क्षेत्रों में जहाँ पानी कम है, कुछ दशाएं हमारे पास ऐसी हैं जहाँ हम दूसरी फसलों को नहीं उगा सकते हैं, तो वहाँ पर हम इन मिलेट्स को लगा करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम जो है लोगों का जो है उच्च क्वालिटी का उत्तम गुणवत्ता वाला खाद्यान्न भी मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जलवायु हो, आप उसके अनुसार यहाँ पर फसलों का चयन कर सकते हैं और इसको अपना सकते हैं। इससे आपकी आमदनी ही लगातार बढ़ेगी। डॉक्टर मीणा, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बताया कि यहाँ पर मिट्टी की जो उर्वरता है वो काफी बेहतर हो जाती है अगर हम विविधीकरण को अपनाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या हर बुआई से पहले ऐसे में परीक्षण करवाना बहुत जरूरी हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये बात कहा, और वो किसानों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे को हम देख के मिट्टियों में खींच पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है ये नहीं बता सकते जी। तो इसका ये सबसे अच्छा साधन जो है उसका परीक्षण है, क्योंकि परीक्षण से हम ये मापते हैं कि हमारे मृदा में पहले से कितना पोषक तत्व मौजूद है और हम किस तरह की फसल लेने जा रहे हैं। जैसे अभी आज हम जो विविधीकरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जैसे जो धान्य फसल हैं, कुछ तिलहनी हैं, तो इनमें क्या होता है हर फसल का पोषक तत्व की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। तो उसके आधार पे हमको पोषक तत्व के कितनी मात्रा में और कौन सा पोषक तत्व डालें, ये सबका जो माध्यम है वो उसका परीक्षण है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये तो बहुत ही जरूरी है
कि कोई भी फसल आप लें उससे पहले मतलब आप यदि अपना, और ऐसा नहीं है कि हर साल आपको मृदा परीक्षण कराना है, 3 साल में यदि आपने एक बार भी मृदा परीक्षण कराया है तो 3 साल तक हम उसके लेवल के आधार पे उसके जो फर्टिलाइजर की जो रिकमेंडेशन है अलग अलग क्रॉप की, वो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमारा जैसे जो मृदा स्वास्थ्य का जो आ रहा है इसमें एक तरह की फसल लेने से जो खराब होता जा रहा है, बिल्कुल उसमें सबसे बड़ा कार्बनिक है, जैविक कार्बनिक। जो कार्बन की मात्रा एक्चुअली क्या है, डे टू डे जैसे अभी भी हमने बहुत सारी रिपोर्टें अपने पेपरों और इसमें पढ़ा होगा कि कार्बन का लेवल हमारी मृदाओं में घटता जा रहा है। तो ये विविधीकरण एक ऐसा है जो इसके साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है फसल ही, हम जैसे पशुपालन भी करते हैं तो हमारा जैसे जो कार्बनिक सोर्स है वो जैसे अपना काउडंग है या उसका वेस्ट है, ये भी एक उसके साथ साथ रास्ता बनता है। हमारे जैसे तिलहनी फसलें हम लाते हैं तो उनका बायोमास है, उनकी जो रूट बायोमास है उससे बहुत सारा नत्रजन और ये इकट्ठा होता है। तो इन सभी के आधार पे हम हमारा मतलब मृदा स्वास्थ्य पहले परीक्षण कराएं, उसका परीक्षण के आधार पर हम पोषक तत्व प्रबंधन करें और उसके आधार पर हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का समावेश से हम प्रबंधन करें तो पक्का हम एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य बना सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर परीक्षण करवाना भी मिट्टी का बहुत जरूरी है। देखिए विविधीकरण बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल करें, जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। इस कोशिश को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पशुओं में होने वाली घातक बीमारी, रोग से बचाव के लिए क्या करें तैयारी? मक्खियां फैला सकती हैं इसका प्रकोप। बदलते मौसम में हो सकता है सर्रा रोग। देखिए पशुओं में सर्रा रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि फसल विविधीकरण से कैसे बढ़ाएं आय, और लगातार हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमें जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार बता रहे हैं हमारे किसानों को कि फसल विविधीकरण को अपनाएं, उससे अनेकों फायदे मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की योजना बनाई जाए। पशुपालन को भी समाहित किया जा सकता है, फलों को, सब्जियों को, बागवानी फसलों को किस तरह से योजना बनाई जाए, मॉडल तैयार किया जाए? देखिए, जहां तक बात है जोत के आकार के आधार पे हमको निर्णय करना पड़ेगा कि किस प्रकार की फसल पद्धति हम अपना सकते हैं। जी, मेरा ही मानना है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर के आसपास या उससे कम जमीन है या 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, ऐसे किसानों को बागवानी फसलों को अपनाने की आवश्यकता है। और उनके साथ साथ उनको जैसे बागवानी से जुड़े हुए दूसरे विकल्प हैं, मशरूम की खेती है, मधुमक्खी पालन है या उसके साथ पशुपालन है। मेरा अपना स्वयं का ही अनुभव है कि मैं एक ऐसे मझोले परिवार से आता हूं और जिसमें मेरे भाई गन्ने की खेती के साथ साथ पशुपालन को करते हैं और वो साल में पशुपालन के माध्यम से अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, घी, छाछ का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक उनके आमदनी का जरिया भी है। और मैं देखता हूं कि वो काफी स्वायत्त रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इस प्रकार से जो एक पशुपालन खेती के साथ छोटे किसानों के लिए या मत्स्य पालन है या मुर्गी पालन है, बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन हम बागवानी को केंद्र बिंदु रखते हुए हम कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान भाई, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि जो छोटा किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो किस प्रकार से, जैसे गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में अगर वो अपने कुछ क्षेत्रफल में इस बार प्रयास करके देखे कि उसके भिंडी की बिजाई करें, भिंडी के साथ साथ वो लोबिया की रोपाई करें और उसके बीच में जहां भी उसको मौका मिलता है मेड़ों के ऊपर धनिया की खेती करें या गर्मी की मूली उसके लिए तैयार करें, या हमारी ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है या और बेल वाली सब्जी फसलें हैं,
उनको एक विकल्प के रूप में अपना के देखने की आवश्यकता है। और उसको जो है जब वो करेगा तो उसके लिए जो तकनीकी ज्ञान है वो या तो अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं। और मैं तो अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अभी 2 से 4 मार्च के बीच में पूसा संस्थान में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी फसलों के जीवंत उनको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की कौन कौन सी किस्में हैं जिनको वो ले सकते हैं, उनकी अवधि क्या होगी और उसको किस मौसम में उगाना है, चाहे वो बागवानी के हों। हमने आधा एकड़ के अंदर अपने सारी सब्जी फसलों के विभिन्न मॉडलों को वहां दिखाने का प्रयत्न हम करेंगे कि संरक्षित खेती में अपना करके किसान कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, कौन सी किस्में ले सकते हैं, लो टनल में कौन सी ले सकते हैं, खुले खेत में कौन सी बीज उत्पादन, सब्जी फसलों के बीज उत्पादन में जा सकते हैं। और जो हमारी जड़दार फसलें हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं और काफी उनकी मांग है, और हम शहरों के आसपास विशेष करके अगर विविधीकरण पे जोर दें तो उनकी किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी योगदान मिलेगा और शहर के लोगों को बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध करा करके उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद संभव हो सकेगी। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बस एक योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने खेत की तैयारी यहाँ पर करनी है, लेकिन खेती जब हम करते हैं तो पानी के जिक्र के बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे में डॉक्टर राठौर आपके पास आना चाहेंगे, फसल विविधीकरण से क्या पानी की समस्या भी कम हो सकती है, क्योंकि खेती में अक्सर बहुत ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। पानी तो खेती का आधार है जी, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे पास इस समय काफी क्षेत्रफल ऐसा है जो सिंचित क्षेत्र है जी, लेकिन समस्या हमारे पास एक दूसरी है जो है कि हमारी जो जल उपयोग दक्षता है वो बहुत कम है। तो इसका मुख्य रूप से अगर हम कारण देखें तो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर ऐसी हम फसलों को लगा रहे हैं जो इनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वाटर गजलिंग फसलें, जो में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, इसके साथ साथ में गेहूं भी हो गया। तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, साथ साथ में पानी लगाने का तरीका भी ऐसा है जिसकी वजह से क्या होता है, बर्बादी बहुत होती है। तो इस संबंध में भी अगर हम देखें तो फसल विविधीकरण एक वरदान साबित हो सकता है। हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को जो अनाज वाली फसलें उसको हम रिप्लेस कर दें, लेकिन कुछ क्षेत्रफल को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर भारत सरकार के प्रोग्राम के बारे में हम बात करें जो फसल विविधीकरण पे है, तो उन्होंने कुछ जिलों में आइडेंटिफाई किया गया जिसमें देखा उन्होंने ये सिफारिश की है कि 10% क्षेत्रफल जो है जो अनाज वाली फसलों हैं उनको हमको रिप्लेस करना है तिलहनी, दलहनी और सब्जी वाली फसलों के माध्यम से जी। तो इस प्रकार से अगर जैसे हम ये हमने दलहनी फसलें या तिलहनी फसलों का समावेश करते हैं तो इनकी जल मांग होती है काफी कम होती है अनाज वाली फसलों के मुकाबले में। इसके साथ साथ में जैसे हमने पहले भी बात की मिलेट्स के बारे में, जो श्री अन्न इस बार बजट में भी इन्होंने डिक्लेयर किया है, तो श्री अन्न वाली जो जितनी भी फसलें हैं इनकी अगर आप देखेंगे जल मांग बहुत कम होती है और इनको हम क्लाइमेट स्मार्ट फसलें भी कहते हैं, क्योंकि आजकल मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है और इस बदलाव की वजह से कई तरह के कीड़े मकोड़े, बीमारी और इनकी वजह से बहुत सारा नुकसान खेती खास करके हमारी जो परंपरागत फसलें हैं जैसे धान गेहूं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत काफ़ी मात्रा में लागत भी बढ़ रही है उनकी, क्योंकि उनको केमिकल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो फसल विविधीकरण के माध्यम से हम जो इस तरह के जो जैविक तनाव हैं, खास करके कीड़े मकोड़े खरपतवार वगैरह हैं, इनकी प्रकोप को कम कर सकते हैं। और साथ में ऐसी फसलें जैसे हमने अभी बात की तिलहनी, दलहनी या मिलेट्स, इनको अगर समावेश करते हैं तो इनकी जल मांग देखेंगे अन्य फसलों के मुकाबले में बहुत कम होती है। साथ साथ में अगर पंजाब हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ पे खरीफ के मौसम में धान की जगह पे मक्के पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी अगर आप देखेंगे फसल अवधि भी थोड़ी कम होती है, साथ साथ में जल मांग भी उनके मुकाबले काफ़ी कम होती है। और सबसे अच्छा तरीका जो है इसको हम बोलते हैं वानिकी के साथ में फसल उत्पादन, एग्री सिस्टम। तो अगर कम पानी हमारे पास है तो उस परिस्थिति में जैसे फालसा, करौंदा, अनार, बेर, इस तरह की फसलों को हम लेते हैं
हमला, तो उनके साथ में अगर फसलों का समावेश करते हैं तो हम अपने संसाधनों का एक बढ़िया तरीके से, पूरक तरीके से इस्तेमाल करके एक सीमित संसाधनों में हम अच्छा उत्पादन और अधिक उत्पादन यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग फसलों की, हम खेत की तैयारी जब करते हैं तो उसमें मेड़ों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि मेड़ पर पेड़ लगाना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर मीना, आपसे जानना चाहेंगी कि अगर मेड़ पर पेड़ लगा देते हैं तो उससे किस तरह के फायदे होते हैं और खासतौर पर क्या मिट्टी के कटाव में मदद मिलती है इससे बचाव में? बिल्कुल, जैसा कि आप देखते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे देश में अलग अलग तरह की जलवायुएं हैं जी। तो कहीं कहीं पे जैसे हमारा जो एकदम शुष्क जहाँ जलवायु है उस एरिया के लिए ये बहुत मददगार होता है, क्योंकि स्पेशली जब हमारा जैसे अभी सीजन जो आ रहा है, आने वाला है गर्मियों का, तो वहाँ पे तापमान भी बढ़ता है, साथ के साथ आपकी जो हवा की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। तो इसके कारण क्या है कि जो हम जायद जो फसल लेते हैं ज़्यादातर उनमें बहुत सारा कभी कभी टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा होने से नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी अपनी जो कहते हैं गर्म हवाएं, लू जो चलती है, उसके कारण से कभी सब्जियां हैं या अपना जैसे मूंग वगैरह जो इनमें करते हैं उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि हम मेड़ पे जो पौधे लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं है ओनली गर्मियों में ही हमें मदद करेगा, इन सबसे बचाएगा, बल्कि सर्दियों में देखिए आप, सर्दियों में भी शीतलहर चलती है, उस टाइम भी किसान को बहुत सारे प्रोटेक्शन मेजर लेने पड़ते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। तो उस टाइम भी यदि पौधे हैं तो वो आपका जो वातावरण का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेंगे। और उसके साथ साथ, और जैसा अपन ने अभी जो हम गर्मियों की जो बात कर रहे थे उसमें क्या है, मृदा पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, जो सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि हमारा जो कार्बन का लॉस होता है वो सबसे ज्यादा ये गर्मियों में होता है। तो उससे यदि हमारे पास पौधे हैं तो पौधे का जो उनका एक तो शेडिंग इफेक्ट डायरेक्ट होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, दूसरा हवा का जो ऊपर से जो उसका कटाव होता है, इरोजन होता है, उसको रोकता है। उसके कारण हमारा जो मतलब जैविक कार्बन ही नहीं, हमारा पोषक तत्वों का भी संरक्षण होता है। और जैसे अभी कई जगह जैसे आप खेजड़ी राजस्थान का एग्जांपल देखें तो वहाँ पे जो खेजड़ी का प्लांटेशन है उसकी रिपोर्ट है कि मृदाओं का स्वास्थ्य में 20 से 30% की वृद्धि हुई है, जिसमें सभी उनके पोषक तत्व और कार्बन की मात्रा ये सब बढ़ी पाई गई है। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर हम मेड़बंदी भी कर लेते हैं तो वो भी अच्छा रहता है हमारी मिट्टी के लिए भी और साथ ही साथ हमारी फसलों के लिए भी। लगातार हम बता रहे हैं कि आप सब्जी फसलों का चयन कर सकते हैं, फूलों का चुनाव कर सकते हैं, फलों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में ये जो बागवानी फसलें हैं इनको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार ने भी अहम कदम उठाया है। जैसे श्री अन्न को यहाँ पर सबके समक्ष लाया गया है, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, बागवानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बार के बजट में तो खास तौर पर कई प्रावधान भी दिए गए हैं। इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर तोमर से क्या कहेंगे, इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा बागवानी के लिए और हमारे किसान कैसे फायदा ले सकते हैं उससे? देखिए, इस बार के बजट में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बागवानी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती आती थी कि अच्छी गुणवत्ता की पौध सामग्री या रोग रहित पौध सामग्री की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है किसानों के सामने। तो इस बजट में भारत सरकार ने इस तरफ इंगित किया है, कार्यक्रम लाया गया है, 2200 करोड़ रुपए का उस पर प्रावधान भी किया गया है कि किसानों को जो अधिक उपज देने वाली बेहतर गुणवत्ता की, जिनकी विश्व स्तर की मांग हो, ऐसे पौध सामग्री को या फल वृक्षों की हो या पुष्पन की हो, सब्जियों के, उनको किस प्रकार से किसानों को उपलब्ध कराया जाए और वो रोगों से रहित हों, कीड़ों से रहित हों, ताकि उनकी उत्पादकता उससे प्रभावित ना हो। तो इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाया गया है और इसके माध्यम से निश्चित रूप से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौध सामग्री और बीज उपलब्ध होंगे ताकि किसान अधिक से अधिक क्षेत्रफल में इन अधिक उपज देने वाली या वातावरण अनुकूल जो फसलों को चयन करने के लिए आवश्यकता है उत्तम पौध सामग्री की, उसकी उपलब्धता इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकेगी और किसान बागवानी फसलों को अपना सकते हैं। विशेष करके उन फसलों में जहां हमें विदेशों में अपने उत्पाद भेजने की अपार संभावनाएं हैं,
चाहे देखिए अंगूर उसमें एक सफल आयाम के रूप में देखा जा रहा है हमारे देश से। अनार हमारे देश से ये देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ से निर्यात होता है। केला भी हमारे देश से निर्यात होता है और ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनकी और संभावनाएं हैं। अगर हम यहाँ किसानों को उच्च गुणवत्ता का रोग रहित पौध सामग्री उपलब्ध करा दें निर्धारित मात्रा में, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्रों में आपको सेब की खेती को बढ़ावा देना हो या बादाम या अखरोट की खेती को बढ़ावा देना हो, उसमें जो है अधिक कम समय में छोटे पौधों में पुष्पन और फलन और अधिक गुणवत्ता के उच्च गुणवत्ता के फल देने की क्षमता हो, ये कार्यक्रम इस सोच के साथ लाया गया है। मैं ये समझता हूं कि एक सकारात्मक पहल है सरकार की तरफ से बागवानी को मजबूत करने की, बढ़ावा देने की। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारा देश का किसान लाभान्वित होगा और हम अपने देश से फलों का, सब्जियों का और निर्यात अधिक मात्रा में बढ़ा करके विदेशी आय अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम बागवानी फसलों की बात करें तो हमारा जो देश है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऐसे में हमें और भी ज्यादा इसमें उन्नति मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार भी कदम उठा रही है और अब हमारे किसानों की भी बारी है। आप भी अपना दायित्व निभाइए। आप क्यों एक ही फसल पर आश्रित रहते हैं? आप फसल विविधीकरण को अपनाइए। ये कई मायनों में हम कह सकते हैं कि फायदेमंद है, आय बढ़ाता है, रोजगार के अवसर देता है, जो हमारे संसाधन है, हमारी जो लागत है उसमें भी कमी लाता है। तो देखिए कितना अच्छा है अगर हम फसल विविधीकरण को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और समझने के लिए जरूरी है कि आप कहीं का रुख जरूर करें, विशेषज्ञों की राय जरूर लें। तो ऐसे में डॉक्टर राठौर क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को कि कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों का रुख करना सही रहेगा ऐसे में? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा जो राज्य सरकार के जो अपने डिपार्टमेंट हैं कृषि के, इन सारों का एक ही ध्येय होता है किसानों को जो उनके लिए सबसे जरूरी चीज़ें हैं तकनीकी आधार पर या दूसरी तरीके से उनको मदद देना जी। तो फसल विविधीकरण में होता क्या है कि आप अलग अलग तरह की फसलों को लगाते हैं। इसके साथ साथ में इसका एक बृहद आयाम और है, जिसको हम बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली, जिसमें कि हम पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं और ये आपकी मधुमक्खी पालन भी करते हैं, मशरूम भी करते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अच्छी जानकारी के साथ जब आप फसल विविधीकरण को अपनाते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय जो विशेषज्ञ हैं जो उस विषय के, उनसे संपर्क में रहें। और इसके साथ साथ में जैसे आप डीडी किसान को इसी को दें, चैनल को देखें, इसमें भी कई विशेषज्ञ लोग आते हैं, अपनी चर्चा करते हैं कई विषयों के बारे में। तो इस तरीके से आप अधिक जानकारी लेकर के आप इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको न केवल अधिक मुनाफा होगा, साथ साथ में जो बदलती जलवायु में जो नुकसान होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको प्रभाव को भी आप कम कर सकते हैं। और साथ साथ में जो सबसे ज्यादा आज के समय में चिंता का विषय है वो है हमारे फूड आइटम में केमिकल का जो रसायन, उनका रेसिड्यू बढ़ता जा रहा है। तो अगर फसल विविधीकरण करते हैं तो ये रसायन का उपयोग भी हम कम कर सकते हैं और इस प्रकार से कई सारे फायदे हम ले सकते हैं अच्छी जानकारी के साथ। कई फायदे ले सकते हैं और जो रासायनिक तत्व हमारे उपज में, हमारे खाद्यान्न में उपस्थित होते हैं उसमें भी कमी ला सकते हैं। और इसके लिए एक और विकल्प भी है प्राकृतिक खेती। हमारे किसान जो हैं डॉक्टर मीना बहुत अच्छे स्तर पर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। सरकार भी जोर दे रही है इस पर कि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को अपनाएं। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती में फसल विविधीकरण को अगर समाहित कर दिया जाए तो कितने लाभ मिल सकते हैं? आप देखो, जैसे हम जो फसलों का चयन करने की जो बात कर रहे थे अभी, अलग अलग तरह की जो फसल लेते हैं, और जब हम प्राकृतिक खेती में आते हैं तो देखो एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे को उसके पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है फसल की, वो अपन को जानना है। अब जैसे हम जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो अपने पास जो पोषक तत्वों की जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है वो मतलब कम मात्रा में अवेलेबल होता है। तो हमको सबसे पहले ऐसी फसलों का चयन करना है जिनको पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता कम हो, जिससे उससे अपन पूर्ति कर सकें। जैसे हमारी जितने भी मसाले वाली फसलें हैं या हमारी जो दलहन फसलें हैं, ये क्या है, इनकी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और साथ के साथ क्या है, इनकी जो हमारा जो हम न्यूट्रिशन की बात करें, अपनी ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जैसे प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें भी अपन को इनसे ज़्यादा मिलता है। तो हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का है, सबसे पहले अपन को जो फसल का सिलेक्शन है उस पर उनकी पोषक तत्वों की जो मात्रा की आवश्यकता है उसके आधार पर सिलेक्शन करें। दूसरा क्या है कि जैसे अपना अभी भी हमारे देश में बहुत सारा
जैसे कई स्टेट में ऐसा एरिया है जहां आज तक हमने फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया, और वो वैसे ही मतलब नेचुरल है, मतलब वो पहले से नेचुरल है। तो हम सबसे पहले ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करें, और वहाँ पे ऑलरेडी जो किसान हैं, जैसे कुछ ट्राइबल एरिया और ऐसा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो ऐसे में ऑलरेडी किसान वहाँ का है जो ऐसी कुछ छोटी छोटी फसलें करता है। ऐसी फसलों की यदि गुणवत्ता की आप माप करें, जैसे अभी राठौड़ साहब बता रहे थे कि केमिकल की मात्रा उनमें है, तो वो एकदम फ्री है। अब जैसे सिक्किम स्टेट हमारे सरकार ने पहले ही ऑर्गेनिक एक घोषित किया, हाँ, तो ऐसी चीजें अभी भी हमारे देश में से बहुत जगह हैं। और वहाँ पे जो क्या है ना, जो हम कहते हैं हाई वैल्यू क्रॉप, जो ऐसी फसलें वो लेते भी हैं, और उनकी जैसे मार्केट वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा एरिया को आइडेंटिफाई करें, उनकी ऑलरेडी वहां पे मृदा स्वास्थ्य की भी जांच की गई, तो वो भी क्योंकि नेचुरल है, कभी केमिकल वहां ऐड नहीं किया गया, तो उसमें सबसे जो है उसका जैविक जो विविधता है मिट्टी का वो बहुत ज्यादा है, और वो जैविक विविधता के कारण ही उसका स्वास्थ्य मतलब बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है एकदम। तो ऐसे केस में हम फसलों का चयन करके और जो प्राकृतिक खेती को अपना के हम रियली जहाँ पे अभी तक फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा, तो वहाँ पे हम बहुत सारी उस मदद से स्वास्थ्य, न्यूट्रिटिव और हाई वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब उससे उपज, इनकम, सब कुछ हम वहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं फसल विविधीकरण के कितने फायदे हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हैं इससे अपनी आय। ऐसी ही जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला बीकानेर के गांव बडेरा में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है। आपने कौन कौन से यंत्र लिए हैं? डिग्गी बनाई है सर, डिग्गी बनाई है, फुहारा सिस्टम भी लिए। पानी कम था, इसलिए डिग्गी में पानी डाल दे तो वो फुहारा के हिसाब से सिंचित हो जाता है। बहुत अच्छी लाभकारी है सर। ये मानो कि इससे ही बड़ा बदलाव आया है, किसानों में समृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद क्या साहब, हम तो सपने ही उन्हीं के लेते हैं कि इनकी उम्र लंबी करे। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 27 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि फसल विविधीकरण से कैसे बढ़ाएं अपनी आय। विशेषज्ञ दे रहे हैं लगातार इस पर अपनी राय, तो आइए आगे भी इनसे जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान तो अपनाएं फसल विविधीकरण, लेकिन उसमें सरकार की कितनी मदद उन्हें मिल रही है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं? पहले तो मैं बताना चाहूंगा, दो अनुभव साझा करना चाहूंगा कि फसल विविधीकरण के माध्यम से किस प्रकार से किसानों ने अपनी आमदनी को बढ़ाया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मोहनगढ़ बाड़मेर के किसान अचलाराम चौधरी जी का, जिन्होंने अपने खेत में पानी की व्यवस्था करके वहां पे जो है राजस्थान में उगने वाला जो पेड़ है खेजड़ी, उसके उन्होंने 500 पौधे पहली बार में लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने निरंतर उनकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, और उससे उनकी खेत की मिट्टी का, जो डॉक्टर मीना ने कहा कि उसकी क्षरण में कमी आई है, और धीरे धीरे उत्पादकता भी वृद्धि हो रही है, और जल उपयोग क्षमता भी, जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कमी है तो उसकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए, इस दिशा में उन्होंने कार्य किया है। ऐसे ही कई सारे किसान यहाँ दिल्ली में ही हैं जो हमारे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उन्होंने परंपरागत जो खेती थी गेहूं धान से हट करके उन्होंने कार्बनिक खेती की तरफ रुझान किया। कुछ क्षेत्रफल में ऑर्गेनिक प्याज उत्पादन प्रारंभ किया, सेम का उत्पादन किया, पौध उत्पादन, सब्जियों की पौध उत्पादन का काम किया। मतलब जो हमारी परंपरागत खेती के तरीके हैं उनसे बदलाव लाए, थोड़ा सा बदलाव किया है और फायदा बदलाव किया, उससे उसको फायदा मिला है हमारे किसान को, और उनके कई सारे उपलब्धियां सामने भी आई हैं। तो ऐसे अगर हम सरकार की भी बहुत सारी योजना है प्राकृतिक खेती के ऊपर, मीना साहब ने भी बात की, उसके फायदे सभी लोग समझते हैं, और हम अपने संस्थान में सब्जी फसलों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले 8 सालों से हम अपने खेत को ऑर्गेनिक रूप से उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने देखा बहुत सारी फसलों को हम
बहुत ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि बेहतर उत्पादकता के साथ बेहतर उत्पाद हम कार्बनिक खेती के माध्यम से बेहतर ले उत्पाद सकते यहाँ हैं। पर ले सकते हैं और सरकार की भी पूरी मदद अदिति, यहाँ जहां पर मिल तक रही है। सरकार की योजना की जी, बात है, बिल्कुल इसी बताएं। बजट में सरकार ने प्राकृतिक खेती के लगभग 1 करोड़ किसानों का लक्ष्य रखा है कि उनको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए 449 करोड़ रुपए की प्रावधान इस वार्षिक बजट में भारत सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में जब सरकार की पहल होगी, किसान उसमें आएंगे और वैज्ञानिक लोग अपना तकनीकी ज्ञान किसानों को देंगे, तो निश्चित वो तीनों का समागम होगा, नीति निर्धारकों का, वित्त व्यवस्थाओं का और किसानों का। निश्चित रूप से बाजार तो मांग है, बाजार में मांग है बेहतर उत्पाद की, लोग बेहतर देने को भी तैयार हैं। जब बेहतर उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि काफी हमें सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य में भी काफी बदलाव आएगा। जो रसायन मुक्त उत्पाद वो खाएंगे उससे बेहतर ही स्वास्थ्य यहाँ पर सभी को मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, यहाँ पर डॉक्टर राठौड़ आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे किसानों को रुख करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, तो क्या एक पूरा अच्छे से प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है फसल विविधीकरण के लिए? जी हाँ, होता क्या है कि जैसे ज्यादातर क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ ही फसलों को बहुत बड़े क्षेत्रफल पे किसान भाई लगाते हैं। उन फसलों में तो वो विशेषज्ञ हो जाते हैं और जब जैसे कि हम सभी लोग सिफारिश कर रहे हैं कि कई सारी चीजें हैं जिनको हम और कर सकते हैं, जिनसे हमको फसल विविधीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ऐसी फसलों का चुनाव किया जाए जिनसे हमको अधिक इनकम मिले, अधिक आमदनी मिले। जी। हाई वैल्यू क्रॉप, जो उच्च जो मूल्य वाली फसलें हैं उनका उसमें चयन किया जाए। अब होता क्या है कि हम कई सारे एंटरप्राइजेस बात करें, कई सारी जो है चीजों का समावेश करते हैं, तो उसमें उन सारी जो कंपोनेंट हैं जिनको हम लेना चाहते हैं, जैसे चाहे वो फसल हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, कुछ भी हो, तो उसकी अगर हमको बहुत अच्छी जानकारी होगी तो हम इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कई सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, हमारे कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के बहुत सारे संस्थान, इनका आज के समय में जो मुख्य फोकस बिंदु है वो ये है कि ज्यादातर आप देखेंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी जो चल रहे हैं वो इसी पे चल रहे हैं, फसल विविधीकरण पे। अगर हम पूसा की बात करें तो हमारे यहाँ अभी भी अब इस समय फसल विविधीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे, आपको जहाँ भी आपके जो आसपास में जहाँ आप रहने वाले हैं वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई संस्थान है, वहाँ जाकर के आप विशेषज्ञों से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद अगर आप इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको, बिल्कुल कहते हैं ना, कभी भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। ज्ञान जितना भी मिले अर्जित हमें कर लेना चाहिए और जब हम उसे अपनी खेती में बिल्कुल शामिल करेंगे तो देखिएगा ये आपके लिए सोने पर सुहागा ही साबित होगा। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी में डॉक्टर मीणा आपसे लेना चाहूंगे, हमारे किसानों को क्या कहेंगे फसल विविधीकरण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, जैसा कि हमारे अभी जो दूसरे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि अलग अलग जैसे क्रॉप का लेना और उनका जैसे वातावरण, सॉइल और हमारा जैसे हमारा पोषण, मिट्टी का पोषण, हमारे वातावरण का स्वास्थ्य, जब सब कुछ हमारे मतलब फसलों के और कृषि पे आधारित है तो हमको ये पक्का सुनिश्चित करें कि हमें ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी अप्रोच है, ऐसी पद्धतियां हैं तो जिनका जैसे कि राठौड़ साहब भी बता रहे थे कि हमारे सभी संस्थान जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं वो सभी इस विषय पे इतना जोर देके जो हमारा प्रशिक्षण कर रहे हैं या जो हम फार्मर्स को इसकी जो मतलब लाइव इवन डेमोन्स्ट्रेशन हमारे यहाँ लगे हुए हैं। अभी तोमर साहब ने बताया कि हमारे मेले में भी बिल्कुल जो 2 से 4 मार्च तक यहाँ पर पूसा में लगने वाला है मेला, उसका भी रुख कर सकते हैं। देखिए फसल विविधीकरण लगातार हमारे विशेषज्ञों ने आपको जागरूक किया है कि कई लाभ आप तक पहुंचा सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, रोजगार सृजन हो सकता है, आपकी फसलें जो है, जो उपज है उसकी गुणवत्ता काफी बेहतर हो सकती है और जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचाएंगे तो उपभोक्ता की सेहत भी इससे काफी बेहतर ही बनी रहेगी। तो देखिए अब आपको फसल विविधीकरण को जरूर अपनाना है, चाहे जलवायु कोई भी हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी से आप लाभान्वित हुए होंगे और इसी के साथ विशेषज्ञों का धन्यवाद करना भी बनता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर उपस्थित हुए, आपने सभी को यहां पर जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां पहुंचाई गई हैं अब तक सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आपके लिए एक विशेष जानकारी है। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए, हमें ईमेल आईडी है vichar-vimarsh08@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।